From section 40 to onward section 59. Are you ready for the test? क्या सहूलियात आ गई हैं? हेलो जी participants, are you hearing me? Am I audible clearly or not? Okay. G participants, tell me what is section 44A? Inspection of books and properties. It is about the housing societies. Very good. Now, what is section 46? जो 46 है वो about the recovery of stay. Recovery of cost. Okay, very good. There is a section in which registrar has powers to give direction. What is that section? Sir, 44. 44? D. 44D. Okay. Power of liquidator has been defined in section 50. Can any one of you explain certain powers which the liquidator enjoys under section 50? G participants, I have put the question. Can any one of you explain what is described in section 50? सर जो सेक्शन 50 है उसमें बेसिकली लिक्विडेटर की जी जी बोले, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी जी सर सेक्शन 50 में लिक्विडेटर की पावर को एक्सप्लेन किया गया है।
ये है कि लिक्विडेटर कोई भी मतलब जो रकम है वो वसूल करता है, और अगर किसी का मुआहदा हुआ है किसी दूसरी पार्टी के साथ, तो वो सेक्शन 50 के तहत उनसे भी रकम की जो अदायगी करवा सकता है। और सर इसके पास आर्बिट्रेशन के लिए भी मतलब आर्बिट्रेशन के लिए भी भिजवा सकता है किसी केस को। जी जी, वो अदालत में दावा दायर कर सकता है और उसको और वो डिफेंड भी कर सकता है। ठीक होगा जी। कैन एनीवन एक्सप्लेन व्हाट इज सेक्शन 44E? सर जो सेक्शन 44E है वो क्या बताया है कि वो रजिस्ट्रार के पास जो रजिस्ट्रार स्पेशल मेजर्स लेते हैं ना, किसी भी मतलब मैटर के लिए स्पेशल मेजर्स, जैसे कि वो किसी भी प्रेमिसेस में एंटर होके ना उनको कह सकता है कि वो अपनी बुक्स वगैरह चेक करवा लें, वो किसी की भी मतलब बैंक अकाउंट को फ्री सकती की आइडेंटिफिकेशन मांग सकता है, और वो सोसाइटी के ऑफिसर्स और मेंबर को ना कोई भी प्रॉपर्टी सेल करने से भी रोक सकता है। बिल्कुल ठीक है। आज जो सेक्शन है, चलें जी, थैंक यू सो मच, वेरी ब्यूटीफुली सो फार यू हैव प्रिपेयर्ड योरसेल्फ। नाउ फ्रॉम सेक्शन 59B, 59A, yesterday I have described 59A is the section in which when the property has been attached and property is put to sale but no buyer is available, then the property is transferred to the financing agency under section 59A. Now this is a chapter which is typically about the distraint. Distraint also means, I have told you in my lectures a few words about कुर्की। कुर्की के मतलब मैंने कुछ आपको लफ्ज बताए थे अंग्रेजी में, अटैचमेंट, डिस्ट्रेंट, कॉन्फिस्केशन एंड कंपाउंड। याद आया कुछ आपको? क्यों पार्टिसिपेंट्स बताया था ना आपको, ये चार लफ्ज मैंने आपको बताए थे जिसमें अटैचमेंट, डिस्ट्रेंट और कॉन्फिस्केशन एंड कंपाउंड। कंपाउंड के बारे में चार लफ्ज मैंने आपको बताए थे कि ये वो चार लफ्ज हैं जो इन तमाम का ताल्लुक कुर्की के बारे में ही है। लेकिन हाउ वुड वी डिफरेंशिएट कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अटैचमेंट एंड डिस्ट्रेंट? अटैचमेंट इज अबाउट द अटैचमेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि जिसमें किसी जायदाद गैर मनकूला को कुर्क कर लेते हैं, वो अटैचमेंट होता है। वेयर एज डिस्ट्रेंट इज अबाउट, ये भी डिस्ट्रेंट भी कुर्की ही होता है, लेकिन जो डिस्ट्रेंट है लेकिन सर में जी बेटा, सर डिस्ट्रेंट में इमूवेबल प्रॉपर्टीज को हम करते हैं ना, डिस्ट्रेंट में नहीं करते, सॉरी मूवेबल, मूवेबल प्रॉपर्टी को हम डिस्ट्रेंट में करते हैं। ये जो सेक्शन है 59 से ऑनवर्ड 59B, ये काफी सेक्शन है। ये 59B से जो ऑनवर्ड सेक्शन है ये सारे के सारे डिस्ट्रेंट के बारे में ही है। और जो डिस्ट्रेंट है इसको सिर्फ आपको याद करने की जरूरत इतनी नहीं है, सिर्फ आपने ये याद करना है कि इसमें ये टिपिकल वो चैप्टर है जिसमें आपको इसकी हेडिंग वगैरह जो है ना वो याद करनी चाहिए लाजमी। मैंने आपको बात बताई थी कि when you will be selected as assistant registrar, you will also join the powers of a collector under section 59, बताया था ना मैंने आपको। अब ये चैप्टर डिस्ट्रेंट है, इसमें जो पहला सेक्शन है 59B, उसमें सर्टेन डेफिनेशंस हैव बीन डिस्क्राइब्ड। तो पहली डेफिनेशन ये है कि कलेक्टर मीन्स ए पर्सन हु इज अपॉइंटेड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट to perform his duties as a collector। और सेकंड डेफिनेशन इसमें जो बयान की गई है वो है डिफॉल्टर की। डिफॉल्टर इज ए पर्सन who has borrowed the loan from some agency but he has not returned the loan and demand has been made to him for return but he has not complied दी डिमांड, उस डिमांड को कंप्लाई नहीं किया है।
यानी नादहिंद जिसे हम डिफॉल्टर कहते हैं, नादहिंदा, ये सेक्शन 59B का आगे सब सेक्शन बी है। इसमें ये चैप्टर थोड़ा सा टफ आपको महसूस होगा, लेकिन आप याद रखें कि इसको में आपको इतना ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसकी हेडिंग आपने ज्यादा याद करनी है। इस चैप्टर में से 3-4 सवाल बच जाते हैं डेफिनेटली, आपको याद रखें। जी 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 सर। बताइए। जी बेटा। जी सर मेरा जी सर मेरा ये सवाल है कि आपने बोला कि 59B में ना किस चीज के बारे में बताया गया, डिस्ट्रेंट के बारे में बताया गया है। तो जी 59B के सब सेक्शन बी में कलेक्टर और डिफॉल्टर की हम लोग डेफिनेशंस को एक्सप्लेन करेंगे। जी 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 आप है ना, यू डोंट नीड टू एक्सप्लेन दिस सर डेफिनेशन, ओनली यू नीड टू नहीं मेमोराइज नहीं दिस सेक्शन नहीं थॉरोली। नहीं सर बेटा जी आपकी जी आवाज सर। डिस्टॉर्ट सर कर मैं रही ये है, पूछना चाह रही डिस्टॉर्ट हूँ कर कि रही है। बेटा यू आर सर यू अब आर आपको यू आवाज आर क्लियर आ रही है? जी बेटा अब आ रही है। सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि 59B के सेक्शन बी में कलेक्टर और डिफॉल्टर दोनों आएंगे, या फिर जो कलेक्टर की डेफिनेशन है वो सिर्फ सेक्शन 15B में होगी? मैं ये बेटा वो पूछना चाह रही थी। 59B का सब सेक्शन ए, उसमें जो कलेक्टर को डिफाइन किया गया है, वेयर सेक्शन 59B का सब सेक्शन बी, उसमें डिफॉल्टर को एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, ठीक थैंक होगी यू सर, बात। अब समझ आ गई। थैंक यू सर। जी ओके जी सर। ओके। नेक्स्ट है हमारे पास 59C। It is about the cases in which application for restraint may be made. ये वो सूरत होती है जबकि कर्जा या लोन जो है वो गैर अदा है, और जो सोसाइटी है वो रजिस्ट्रार को एक एप्लीकेशन देती है, वो जिससे ये कहती है कि जिस कर्जा को जो है ना वसूली कुर्की के जरिए की जाए, यानी कि ऐसे शख्स की फसल को कुर्क कर लिया जाए। तो ये सेक्शन 59C है। इसमें सिर्फ एक एप्लीकेशन है, उसमें कहा गया है केसेस इन विच एप्लीकेशन फॉर डिस्टेंट में बी मेड। समझ आ गई बात की? वो केस क्या है? सिंपल सी बात है। सिंपल बात ये है बेटा कि वह जब कोई सोसाइटी ये जब मुतालबा करती है अपने मेंबरान से कि आपने जी इन फसल के लिए कर्जा लिया था, यू हैव नॉट रिटर्न द लोन सो फार, तो फिर सोसाइटी रजिस्ट्रार से दरखास्त करती है कि जनाब आप इस ऐसे शख्स की फसल को कुर्क कर ले, ताकि वो जो फसल है उसको जो है ना वो फरोख्त करके हमारा कर्जा जो है ना वो वापस दिलाया जा सके। समझ आ गई ये बात की? ये वो 59C है। अब इसमें आपने जो है ना सिर्फ याद करना है, याद रखें ये सेक्शन याद करने हैं। यहाँ पे मैं आपको टिपिकली कहूंगा ये रट्टा ही है यहाँ पे, ठीक है? आप यहाँ से जितना रट्टा आपने ज्यादा लगाना है तो लगाएं। यहाँ पे जो है ना इसमें आपको मैं कोई समझाने वाली बात अगर मैं करूंगा तो इट विल टेक 2 to 3 lectures, and my objective is not to make you so much aware of law but only to prepare you for the exam. Therefore I जस्ट suggest you। हेडिंग कर लें बस। जी 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 बिल्कुल रिजवान अकरम साहब सही कहा है आपने, बिल्कुल सही बात है। आपने यही कहा, इसमें आपने यही काम करना है लाजमी। जहाँ पे कोई फैक्ट्स होंगे और जो कि जरूरी बात होगी तो वो मैं आपको बता दूंगा कि आपने जो है क्या याद करना है। ठीक होगी बात? आगे देखें 59D, उसमें सिर्फ फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन है। पिछले जो एग्जाम हुआ था उस एग्जाम में इस चैप्टर में 3-4 सवाल पूछे गए थे। ये मैं आपको पहले से मैं बता रहा हूँ कि पिछले पिछले जो एग्जाम है उस इस चैप्टर में 3-4 सवाल लाजमी आए थे। और जो एग्जामिनर सेटर होता है, पेपर सेटर होता है, वो इस चैप्टर को कभी भी मिस नहीं करेगा। कीप इट इन योर माइंड, ठीक है? अब जो सेक्शन 59D है, इट इज अबाउट सेक्शन 59D इज अबाउट फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन फॉर्म के जो फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन है वो किस तरह का होता है, उसमें क्या पर्टिकुलर्स होते हैं, कौन कौन से कॉलम वगैरह होते हैं, उसमें फिर वो डिफॉल्टर का नाम होगा, कर्जे का हिसाब होगा, फसल होगा, जमीन की के बारे में निशानदेही की जाएगी कि ये जमीन उसकी है, फसल की कटाई हो चुकी है या नहीं हो चुकी है। ये तमाम उस सेक्शन 59D जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसमें ये तमाम एलेबोरेट की जाएंगी। क्लियर होगी बात? इसके जी सर बाद क्लियर। ओके, इसके बाद है बेटा 59A।
जब रजिस्ट्रार के पास ये दरखास्त आ जाएगी तो ये है कि प्रोसीजर ऑन रिसीट ऑफ एप्लीकेशन, तो रजिस्ट्रार जो है ना वो क्या तरीकाकार अडॉप्ट करेगा, तो रजिस्ट्रार जो है ना हुक्म जारी करेगा 59E, ये है प्रोसीजर ऑन रिसीट ऑफ एप्लीकेशन। जब 59D के तहत एप्लीकेशन उसको वसूल हो गई है, उसमें तमाम क्वेरी वगैरह उसने चेक कर लिए हैं तो रजिस्ट्रार ने, तो रजिस्ट्रार ऐसी दरखास्त जिसमें ये तमाम बयान जरूरी होंगे कहेगा, अगर कोई दस्तावेजी शहादत आपके पास है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, तो वो भी जो है ना मुझे पुट करें। तो फिर उस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को रजिस्ट्रार जो है ना वो एक्सेप्ट भी कर सकता है और रिजेक्ट भी कर सकता है, इट इज अप टू हिम, ये रजिस्ट्रार के ऊपर है। ये है सेक्शन 59E था। मैंने जरा तेजी से इस चैप्टर को डॉक्यूमेंटेशन। जी बेटा ये सिर्फ जी जो प्रोसीजर है कि when the application has been received to the registrar, what order registrar would announce, उस वो आगे सेक्शन 59F है, क्योंकि रजिस्ट्रार जो है ना वो एप्लीकेशन तमाम को पढ़ने के बाद फिर सेक्शन 59F के तहत जो है ना वो हुक्म जो जारी करेगा, फिर उसकी एग्जीक्यूशन होगी। जो 59D के तहत ई के तहत उसने हुक्म जारी कर दिया होगा ना इस ट्रेड का, उसको फिर एग्जीक्यूट करवाया जाएगा, एग्जीक्यूशन उसकी होगी। एग्जीक्यूशन समझते हैं ना सर? 59 में सिर्फ जी सर सॉरी सर, 59E में सिर्फ वो ऑर्डर जारी करेंगे डिस्ट्रेन के। सर मुझे 59E की नहीं बात समझ आई आपकी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। ओए उठाओ मुड़ी ने, ओए नहीं कुड़िए बेटा क्या है प्रॉब्लम है भाई, सम प्रॉब्लम इज हियर। माइक ऑन है किसी का? ये माइक किसी को ऑन है बेटा, मैं देख सकता हूं किसका ऑन है। ठीक होगा। रिजवान अकरम साहब आपका माइक ऑन हो रहा है, ऑन हो रहा बार बार। क्वेश्चन करने के लिए ऑन करें, आपको ये नहीं मैं कहता क्वेश्चन करने के लिए भी ऑन ना करें, क्वेश्चन करने के लिए ऑन करें, लेकिन क्वेश्चन के अलावा जो है इसको ऑन ना करें, ठीक है। क्लियर? 59E का पता चल गया है। और 59F जो है ये एग्जीक्यूशन है ऑफ द ऑर्डर फॉर डिस्ट्रेंट। जब रजिस्ट्रार ऑर्डर जारी कर देगा एज ए कलेक्टर, तो फिर उसके ऊपर जो है ना वो एग्जीक्यूशन होगी। ये है 59F। only you need to memorize that this section is about execution of order for distraint। फिर उसके बाद जो शख्स कुर्की करने के लिए जाएगा, जो भी ऑफिसर कुर्की करने के लिए मुकर्रर किया जाएगा कलेक्टर की जानिब से, कलेक्टर कैन हिमसेल्फ और ही कैन अपॉइंट समवन टू मेक द डिस्ट्रेंट ऑफ द मूवेबल प्रॉपर्टी। अब वो जो शख्स है वो 59G के तहत जो है ना अमल दरामद करेगा। वो क्या करेगा? सबसे पहली बात तो ये है कि एक नोटिस जारी करेगा, जिसमें नोटिस डिमांड नोटिस होगा, जनाब आपने इतने पैसे देने हैं, सर आवाज नहीं आ रही। तो बेटा तमाम मुझे बताएं, एम आई ऑडिबल क्लियरली और नॉट? अब ठीक है सर, पहले नहीं आ यस रही सर थी। ऑडिबल। ठीक है सर, पहले रिजवान अकरम साहब, आई थिंक सम प्रॉब्लम लाइज विद यू नॉट मी। नो सर पहले प्रॉब्लम था। अब क्लियर है आवाज बेटा? यस सर। ओके बेटा, अब मैं सेक्शन 59G आपको बता रहा था कि जो 59G है ये सर्विस ऑफ नोटिस ऑफ डिमांड है एंड द ग्राउंड्स ऑफ डिस्ट्रेंट। इस नोटिस में जो कुर्की करने के लिए जिस वीपी ऑफिसर को मुकर्रर किया जाएगा, ही मे बी एन इंस्पेक्टर, ही मे बी ए सब इंस्पेक्टर, ही मे बी असिस्टेंट रजिस्ट्रार हिमसेल्फ। तो वो जो है उसमें
पहली बात तो ये है कि एक डिमांड नोटिस जारी किया जाएगा। डिमांड नोटिस वो नोटिस होता है जो लोनी को इसलिए दिया जाता है कि तुमने कर्जा लिया है और तुम इस कर्जे के साथ मार्कअप वगैरह शामिल करके जो है ना पैसे वापस करो। और साथ भी कहा जाता है अगर तुम पैसे वापस नहीं करोगे तो हम तुम्हारी ये जो फसल है इसको कुर्क कर लेंगे। वो वजूहात भी बयान कर दी जाती हैं साथ ही। ये है सेक्शन 59G। अब है सेक्शन 59H। कलेक्टर को 59H के तहत राइट मिल जाता है कि वो फसल को रीप कर सके, ठीक है, उसको कलेक्ट कर सके। अगर जो है कुर्की अफीसर की रास्ते में रुकावट बने तो ऐसे शख्स के खिलाफ कानूनन कार्रवाई भी की जा सकती है, याद रखें। 59H इट प्रोवाइड्स द राइट टू रीप, प्रोड्यूस एंड लुक आफ्टर द क्रॉप व्हाटएवर इज ऑन द मूवेबल प्रॉपर्टी। जो भी जमीन पर है जो है उसको जो है ना वो कुर्क करने के लिए उसकी देखभाल भी कर सकता है, उसकी कटाई भी कर सकता है, उसकी जो है ना उसको इकट्ठा भी कर सकता है। अब अगर कोई शख्स इसके रास्ते में रुकावट बनेगा तो ऐसे शख्स के खिलाफ इन अकॉर्डेंस विद द लॉ देयर शैल बी अ प्रोसिक्यूशन। ऐसे शख्स के खिलाफ ना प्रोसीडिंग्स होगी, कार्रवाई होगी अगर कोई शख्स जो है ना रास्ते में मुदाखलत करेगा। दिस इज सेक्शन 59H। क्लियरली अंडरस्टूड? यस सर। ओके, चलें बेटा आगे। सेक्शन 59I। ये बेटा क्या है? ये सेल है, सेल प्रोक्लेमेशन है। ये सेल प्रोक्लेमेशन तब इशू किया जाता है जब उसने डिमांड नोटिस दिया और उसकी डिमांड पूरी नहीं हुई तो फिर वो सेल प्रोक्लेमेशन का मतलब होता है इश्तिहार। ये इश्तिहार दिया जाता है। ये इश्तिहार मुकामी जबान में होता है, याद रखें। जो भी वर्नैक होती है ना उस इलाके की, वर्नैकुलर लैंग्वेज जिसे कहते हैं, वर्नैकुलर लैंग्वेज, जो भी वर्नैक होती है, जो लोकल डायलेक्ट होता है उस मकामी बोली में, उस मकामी जो है ना लोकल लैंग्वेज में इस चीज का ऐलान करते हैं। ऐलान करने के लिए डिफरेंट वेज आर अडॉप्टेड। इश्तिहार भी लगा सकते हैं, ड्रम वगैरह वो भी बजा सकते हैं, ढोल के जरिए ऐलान कराया जा सकता है, मस्जिदों में ऐलान कराया जा सकता है। वट एवर द मेथड it can be used to proclamate the sale of the distinted crops। जो डिस्टेंटेड क्रॉप है, जो कुर्कीशुदा क्रॉप है, उसके लिए इश्तिहार जो है ना वो दिया जाता है, क्योंकि जो मुतालबा किया गया था वो मुतालबा पूरा नहीं हुआ। ये सेक्शन 59I था। अब है बेटा 59J। सर ये एक दफा रिपीट कर दें, मेरा कनेक्शन से चला गया। रिजवान अकरम साहब कौन सा 59I? आई एस सर, यही सर, इश्तिहार से बात चल रही थी कि उसका इश्तिहार करेंगे। जी जी 59I में मैं ये एक्सप्लेन कर रहा था रिजवान अकरम साहब कि अगर उसने जो डिमांड नोटिस है उसको दिया है, उसने वो डिमांड नोटिस पूरा नहीं किया, फसल उसने कुर्क कर ली है, अब उस फसल को जाहिर बात है रखे तो नहीं रखना ना। बेसिक मकसद ये होता है कि पैसे पूरे करने हैं, तो पैसे पूरे करने के लिए कहा जाता है आप इसको जो है ना वो फरोख्त कर दे। तो फरोख्त करने के लिए जो है ना उसका इश्तिहार जारी किया जाएगा, और या इश्तिहार जारी कर दिया जाएगा या फिर जो है ना जो मकामी जबान है, जिस तरह की मकामी बोली है, उस मकामी बोली में जो है ना वो ऐलान करवा दिया जाएगा। ये ऐलान मस्जिदों में भी हो सकता है, ये ऐलान जो है ना चौक में भी खड़े होकर हो सकता है, ये ऐलान गाँव की किसी वादे प्लेस के ऊपर जाकर हो सकता है, तहसील में हो सकता है। वट एवर द मेथड इट कैन बी यूज्ड टू मेक एंश्योर द सेल ऑफ द डिस्टेंटेड क्रॉप। ये सेक्शन 59I। अब 59J जो है उसके लिए प्लेस ऑफ सेल मुकर्रर की जाएगी, यानी कि जो ना वो कहाँ फरोख्त होगी। आमतौर पर यह होता है कि जिस जमीन पर वो फसल पैदा हुई हो उसी जगह पर उसको फरोख्त करते हैं। अगर फसल काट ली गई है
तो फिर उस मकाम पर या उसके नजदीक जहां पर वो रखी गई है, ठीक है, क्योंकि वो ऐसा इंश्योर करना होता है कि पब्लिक प्लेस हो, ताकि लोग जो है ना वो आने जाने के लिए आसानी हो, ताकि कोई भी जो अमल है वो खुफिया ना रहे। इट शुड बी ट्रांसपेरेंट एंड क्लियर, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, क्लियर होना चाहिए। अच्छा, अब तो ये था कि फसल काट ली गई है, अब आगे है सेक्शन। सर ट्रांसपेरेंसी ये होनी चाहिए कि जो भी वो फसल बेच रहे हैं उसके जो पैसे हैं वो उसको कर्जा रिकवर करने में यूज हो रहे हैं, इस चीज हाँ की। बेटा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा है आपने। नॉट ओनली ये, ना सिर्फ ये, बल्कि ये भी है अगर उसके जायद पैसे आ गए हैं तो जायद पैसे जो है ना वो उसको वापस करने भी लाजमी है, ठीक है। ओके और ओके दूसरी बात ये है कि जो मार्केट रेट होते हैं ना, मार्केट रेट से कम पे भी नहीं ग्रोथ करनी, ओके, ठीक है, ठीक है, हर ताकि चीज की। नुकसान दोनों तरफ ना हो। यही मैं क्वेश्चन पूछने लगा था कि मार्केट रेट से कम अगर बेच दी तो फिर। ना 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 ना, मार्केट रेट से कम तो कभी भी फरोख्त नहीं करनी। याद रखें, गवर्नमेंट की जो, आप एक बात समझ लें कि गवर्नमेंट की या गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में कोई भी चीज अगर फरोख्त की जाती है तो उसको जो कम अज कम रेट मार्केट के मुताबिक होता है, उससे ज्यादा हो तो ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है। और दूसरी बात, अगर गवर्नमेंट कोई चीज खरीद रही है तो वो कम से कम जो है ना वो रेट पे करना पड़े तो उस पर खरीदा जाता है, ये लॉ है। जो हमारे पेपरा रूल्स हैं उनमें भी इसको एक्सप्लेन किया गया है कि आपने जो भी चीज खरीदनी है, अगर खरीदनी है तो सबसे कम से कम बोली, कम से कम कीमत पे करनी है। अगर गवर्नमेंट की कोई चीज फरोख्त करनी है तो ज्यादा से ज्यादा वाले को जो है ना वो फरोख्त करनी है। अब समझ आ गई बात की? यस सर। जी क्लियर, क्लियर हो गया बेटा? जी जी सर। चलें जी, अब आगे है बेटा 59K। ये मैंने आपको बताया था, अब अगर जो फसल है वो ग्रो कर रही है, ठीक है, और उसको उसको जो है ना वो उस वक्त तक जो है ना हम एक्शन नहीं कर सकते जब तक उसकी कटाई ना हो जाए, उसको जखीरा ना कर लिया जाए, या वो जखीरा करने के लिए तैयार ना हो जाए, ठीक है। उस वक्त तक उसकी जो है ना वो एक्शन नहीं हो सकती। ये सेक्शन 59K है, इट में प्रोविजन है रिलेटेड टू द ग्रोइंग क्रॉप। सर उसकी फिर तैयारी के लिए सर रजिस्ट्रार की जिम्मेदारी होगी। डेफिनेटली। अब देखिए बात मैं को बात बताने लगा हूं। अगर फर्ज करें ये तो जमीन के ऊपर फसल है ना, अगर रजिस्ट्रार ने जमीन कुरक कर ली है, जमीन कुरक उसके ऊपर जमीन के कोई फसल नहीं थी, फर्ज करें, ये मिसाल देना चाहूँ आपको। अब रजिस्ट्रार साहब जो है ना वो एज ए कलेक्टर जमीन कुरक कर ली है, जमीन कुरक करने के बाद जो है ना उस जमीन में कुछ नहीं करते। अब जितना अरसा उन्होंने कुछ नहीं किया, उसकी कल्टीवेशन नहीं की, उस जमीन को वैसे का वैसे रहने दिया या फरोख्त नहीं किया उसको इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, तो ये सारी जिम्मेदारी कलेक्टर के ऊपर आ जाती है। फिर कलेक्टर जो है ना वो 6% अपने पास से अदा करता है। सही हो गया सर, ठीक हो गया, लगी सर। समझ आ गई बात? यानी कि उसको अवेयर किया गया है कि व्हेन यू आर गोइंग टू डिस्ट्रेंट और अटैच समथिंग, you should be very much aware that it should be as early as possible disposed of। ठीक होगी बात? जी सर। चलें बेटा आगे चलते हैं जी। आगे है बेटा 59L। इसमें सबसे पहली बात तो ये देखें कि जो जायदाद फरोख्त करनी है उसका तरीकाकार बयान किया गया है। इसका तरीकाकार याद रखें, इस सेक्शन में तरीकाकार के बारे में वजाहत नहीं की गई, लेकिन मैं सिर्फ आपके नॉलेज के लिए आपको बता देना चाहता हूं कि जब हम एज ए कलेक्टर किसी प्रॉपर्टी को फरोख्त करते हैं तो वी फॉलो द प्रोसीजर विच इज गिवन इन लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967। हम उसी प्रोसीजर को फॉलो करते हैं जो लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 में बयान किया गया है। यानी उसमें क्या बयान किया गया है? उसमें यह है कि हम कहते हैं कि जी 5% जो है ना 20% वो मौके पे जमा करो, 20%, 25%। फिर जिस शख्स के नाम पे बोली निकलती है उसे कहा जाता है कि तुम जो है ना वो 7 दिन में, 1 माह में, अगर जायदाद मनकूला हो तो कहा जाता है 7 दिन में, अगर जायदाद जो है ना वो गैर मनकूला हो
ये इमूवेबल हो तो उसे कहा जाता है 1 माह में जो है ना बकाया रकम अदा करे। ठीक है, ये एक मैनर ऑफ सेल मैंने आपको वैसे ही बता दिया, इसमें सिर्फ बताया गया है कि मैनर ऑफ सेल है, तरीका फरोख्त क्या होगा। तरीका फरोख्त आमतौर पर वही होता है विच इज प्रोवाइडेड इन लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967। क्लियर सेक्शन 59L? यस सर। यस सर। अच्छा, अगर बेटा आप देखो आप आगे 59M है, जो M है ये पोस्टपोनमेंट ऑफ सेल। There may be 2 reasons. Sale may be postponed because of 2 reasons. First is when प्रॉपर जो है वो बिड नहीं आई, प्रॉपर जो कीमत है वो नहीं लगाई गई, तो फिर जो है ना उसको फरोख्त उसको पोस्टपोन कर दिया जाएगा। दूसरी बात, जायदाद का जो मालिक है अगर वो आ जाए या उसका कोई नुमाइंदा हो, वो कहे कि जनाब कल तक इसको जो है ना मुलतवी कर दें, ठीक है, या 2 दिन तक मुलतवी कर दें, तो फिर जो है ना उसकी बात मानी जाएगी, उसको मुलतवी कर दिया जाएगा। क्लियर, समझ आ गई है बात की? जी सर आ गई। 59M इज ओनली अबाउट द पोस्टपोनमेंट ऑफ सेल, यानी कि सेल जो है ना वो मे बी पोस्टपोन्ड बिकॉज ऑफ 2 रीजन। फर्स्ट इज व्हेन देयर इज नॉट प्रॉपर बिड प्रोवाइडेड टू द ऑक्शनर। सेकंड, व्हेन द real owner of the land approaches to the auction officer and request him to put off the sale for 2 or 3 days, तो उसकी रिक्वेस्ट जो है उसको माना जाएगा। अब आ गई है बात 59N की। इसमें मैंने आपको बताया कि जो पेमेंट है आप परचेज मनी है, यानी कि जिसने जायदाद खरीदी है ऐसा जो शख्स जो 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 इसकी पेमेंट करनी है फौरी, याद रखें। अगर एक बात है, अगर जायदाद अगर कोई जायदाद खरीद ली गई है और खरीदार ने उसकी कीमत अदा नहीं की, ठीक है, तो वो जायदाद दोबारा ऑक्शन के लिए जाएगी। अब होगा क्या, अगर जायदाद में कमी आ गई उसकी कीमत में, तो जो कमी आई है उसके पैसे पहला जो बिडर है वो पे करेगा। पता चल गया? सर ये बात रिपीट करना थोड़ा समझिए। जी जी क्यों नहीं जनाब, मैंने ये बात बताई है रज़वान अकरम साहब कि अगर जायदाद जो सेल कर दी गई है उसके लिए फौरी जो है ना वो परचेज मनी पे करना होता है। अगर वो परचेज मनी पे ना करे तो फिर उस जायदाद को दोबारा जो है ना वो ऑक्शन किया जाएगा। अब दौरान ऑक्शन अगर कीमत में फर्क आ गया, वो पहले से कम बोली लगी, बिड जो है पहले से कम मिली, तो फिर होगा क्या, अब जो कमी आई है ना वो पहला जिसने पहले खरीदारी की बिड दी थी वो उससे पूरी की जाएगी। यानी अब वो हमारा डिफॉल्टर बन गया, अब हम उससे भी रेस्ट कर सकते हैं, उसकी जायदाद को कुर्क भी कर सकते हैं। उसे सिर्फ जो है ना वो बोली में हिस्सा लेने का मतलब ये नहीं होता कि आपने बोली लगा दी और आप गायब हो गए। अगर वो बोली ऑक्शन आपके नाम के ऊपर निकल आई है, आपने पैसे नहीं दिए, तो समझ लें अब आप डिफॉल्टर बन गए। समझ आ गई बात की? इसका मतलब मौके पे ही खरीदना पड़ेगा जो भी चीज लेनी है। देखें असूल है केविएट एम्प्टर, राइट ऑफ केविएट एम्प्टर पढ़ा है आपने? जो कॉमर्स वाले हैं उन्होंने ये पढ़ा होगा, मर्केंटाइल लॉ में कॉमर्स वालों ने, उसके हम कहते हैं मुश्तरी इश्तिहारबाज, ये आम अखबारात में भी होता है मुश्तरी इश्तिहारबाज, यानी कि जो खरीदार है he should be very much careful, he should assess his pocket whether he is in a position to pay the amount or not. If he is not, then he should not participate in the bid, because if the bid opens in his name and he is unable to pay the amount, then the property would be re-auctioned and the difference would be totally appropriated from him, वो उससे बुरा किया जाएगा। समझ आ गई है बात की?
ये सेक्शन 59N। सर बोली के सर लिए भी सर असूल होगा कोई, ऐसे ना हो कि किसी के पास कोई जायदाद भी ना हो, वो भी बोली में हिस्सा ले रहा हो। उसके लिए पहले आपको पता है वो कहते हैं जो ना उसका 5वें सेक्ट पहले कहते हैं जमा कराएं भी आप, उसका कुर्क हो ठीक है। जाता है। सर जी बेटा। सर सर आपने ना जी जो हमारा सेक्शन, जी जी सर, जो सेक्शन 59L था ना, उसमें आपने जब हमें बताया ना कि लैंड और रेवेन्यू एक्ट 1967 के तहत जब कोई भी बंदा कोई चीज परचेज करता है तो 20 to 25% अमाउंट मौके पे जमा कराता है। तो उसके लिए उन्होंने कुछ दिन भी मतलब मुकर्रर किए हैं। ठीक है, आपने ये बात बताई है, लेकिन सर 59N तो फिर इसको बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा है। ये तो कह रहे हैं कि अमाउंट पे करनी चाहिए मतलब ऑन द स्पॉट। मैं ऐसे बात, पता है क्या होता है बेटा, अब जायदाद देखनी पड़ती है ना, अगर गंदम है ठीक है, तो गंदम जो है ना उसको हम स्टोर कर सकते हैं फॉर फ्यू डेज, ठीक है, नो इशू, उसके लिए नहीं होता। लेकिन अगर आपने किसी की जो है ना वो ऐसी जो है ना फसल है, सब्जी वगैरह जो है ना वो कुर कर ली है, तो उसको जो है ना वो आप आगे तो नहीं लेके जा सकते ना। वीडियो स्टॉप हो गई लगता है। आवाज आ रही है सर की?
जी पार्टिसिपेंट्स एम आई ऑडिबल? यस सर। सर जी सर। जी सर। तेरे नेट का इशू हो गया था, अभी 2 मिनट में दोबारा ऑफलाइन होके ना, बिजली भी आ गई है, तो मैं दोबारा आपको ना उसी आईपैड से ज्वाइन करता हूँ, ठीक है? मोबाइल से नहीं करता ये क्या इशू? इधर से लीव कर दें सर जी। अब वहां पे करते हैं दोबारा। सर वैसे जोन सी हो रही है क्लास। हाँ, 2 3 4 5 3 6 8 जी एम आई ऑडिबल? यस सर। ओके ये बेटा जो है ना वो इशू हो रहा है बिजली वाला ना, चले वो मेरा दूसरा भी हो गया, बिल से क्लियर हो गया। अब देखिए यार हो गया ना, चलो फिर वो हो रहा है। अभी हो रहा है, हो गया है जो, चलिए हम इसको लीव कर देते हैं। चलें जी बेटा, हम कहाँ से पढ़ रहे थे? सेक्शन 59 जो है ना वो सर आप सर 59 जी एन। सर 59 एन मैंने को बताया था जो ना वो पेमेंट की जाएगी। अगर सर आप पेमेंट बता में कोई फर्क, सर जी जी अगर पेमेंट में कोई फर्क आ जाता है, सर आप ये बता जी बात करें बेटा। हेलो सर काइंडली आप अपना माइक थोड़ा सा जी एडजस्ट सर कर मेरा लें। सवाल था, कर लूं? बेटा डिस्टॉर्शन है। सर आपकी आवाज लो है, हमें ठीक से सुनाई नहीं दे रहा। Am I audible to all of you clearly? नॉट क्लियर सर। सर, ऐसे लग रहा है आप दूर Yes, से sir. बोल रहे हैं। ये प्रॉब्लम है कहीं से ना, किसी का मोबाइल माइक ऑन है। जी बेटा चले जी, सेक्शन था 59N और उसके बाद सेक्शन है 59QO, सर N के बाद 59O। सर मैंने आपसे सवाल किया था। 59O में बेटा सर्टिफिकेट जो है ना वो परचेजर को जारी कर दिया जाता है। जब तमाम पैसे पे हो जाएं तो जो कलेक्टर होगा he will issue a certificate to the purchaser. This is section 59O. समझ आ गया 59O? यस सर। बेटा वॉल में डिस्टॉर्शन आ रही है, आप क्या बात है? आगे बेटा 59P। 59P is about the procedure of sale, how to be applied। कि जो पैसे हासिल होते हैं प्रोड्यूस से, जो सेल से, उसको जो है ना वो कैसे जो है ना इस्तेमाल किया जाएगा, याद रखें। पहली बात तो ये है, सबसे पहले जिस मकसद के लिए जायदाद को सेल किया गया है उस मकसद के ऊपर जो है ना वो पैसे खर्च किए जाएंगे। नंबर 2, उसका जितना खर्चा हुआ है उस सेल को मुनक्किद करवाने में, उस ऑक्शन को जो तय करने में उसका खर्चा भी पूरा किया जाएगा। नंबर 3, अगर बच जाएंगे पैसे तो जिसकी जायदाद है उसको वापस कर दिया जाएगा।
ठीक होगी बात। दिस इज सेक्शन 59P। Section 59P is how the money collected through sale be applied। कैसे इसको अप्लाई किया जाएगा? सबसे पहली बात तो ये है जी, मैं रिपीट कर रहा हूं, इनाम साहब रिपीट कर रहा हूं कि जो रकम सेल से हासिल होनी है, सबसे पहली बात तो ये है कर्जे की अदायगी के लिए उसको इस्तेमाल करना है बमा मार्कअप। सेकंड, उस सेल को काबिल अमल बनाने के जितना खर्चा हुआ है उस खर्चे का जो है ना वो भी निकाला जाएगा। ये आमतौर पर 5% होता है। नंबर 3 कि जो अगर रकम बाकी बच जाएगी तो जो असल मालिक है जिसकी जायदाद फरोख्त की गई है उसको वापस कर दी जाएगी। यह है सेक्शन 59P। 59Q, सर्टन पर्सन्स कैन नॉट परचेज। चंद अशखास ऐसे हैं जो जायदाद में हिस्सा नहीं ले सकते। एनी जो है ना वो ऑफिसर फ्रॉम द डिपार्टमेंट और एनी पर्सन हु हैज बीन ऑर्डर्ड टू कंडक्ट द सेल कैन नॉट बी ए पार्ट ऑफ दिस ऑक्शन। वो इस ऑक्शन का हिस्सा नहीं हो सकता, वो खुद जो है ना उस सेल में हिस्सा नहीं ले सकता। याद रखें, छोटा सा सेक्शन है 59Q। अब आ रही है बात? यस सर, अब ठीक हो अब गया। आवाज क्लियर है? जी सर, जी सर, अब ठीक आ रही है। पहले से अब ठीक है आवाज? चलिए रिजवान अकरम साहब, आपकी तरफ डिस्टॉर्शन है। अच्छा, अब एक और बात भी है 59R। वो ये है कि प्रोसीजर वेयर डिमांड इज पेड बिफोर द सेल। अगर सेल से पहले पहले जिस शख्स की जमीन, जिस शख्स की जो है ना वो जायदाद, ये जो मूवेबल प्रॉपर्टी है उसको सेल के लिए आपने पुट किया है, अगर वो शख्स जो है ना पैसे पे कर दे तो फिर जो कुर्की करने वाला अफसर है वो रकम वसूल करने के बाद फौरन कलेक्टर को भेज देगा और कलेक्टर जो है वो फौरी जो है ना वो रोक देगा, ऐसी सेल नहीं होगी। समझ आ गई है बात? 59R इज अबाउट कि जब आपने सेल शुरू की है, लेकिन सेल शुरू करने से पहले पहले जिस मालिक की जायदाद को आप फरोख्त कर रहे हैं, अगर वो आ जाता है, अपनी पैसे अदा कर देता है, तो फिर जो है ना उसकी सेल नहीं होगी। समझ आ गई बात की? ये है 59R। जी बेटा, क्लियर अबाउट 59R? चलिए आगे 59S। अच्छा, अब देखिए बेटा, ऐसा भी होता है कि इस प्रॉपर्टी के ऊपर जो है ना कोई सिविल कोर्ट ने भी ऑर्डर जारी किए होते हैं। क्या किए होते हैं? सिविल कोर्ट भी ऑर्डर जारी कर देती है कि इसको जो है ना वो कैसे आपने फरोख्त करना है। अगर सिविल कोर्ट ने कोई ऑर्डर जारी कर दिए हैं तो उसके जो ऑर्डर जारी किए गए होंगे सिविल कोर्ट के, तो ऐसे ऑर्डर को जो है ना वो फोकियत, जो सिविल कोर्ट के ऑर्डर होंगे उस ऑर्डर को जो है ना वो प्रिवेल करेंगे। याद रखें, सिविल कोर्ट के ऑर्डर भी अगर उस जायदाद के बारे में है कि अभी आप इस जायदाद को फरोख्त ना करें, इस जायदाद को रुक जाएं, इसकी प्रॉपर्टी अभी फरोख्त नहीं होनी, तो फिर जो ऑर्डर सिविल कोर्ट जारी करेगा उस ऑर्डर को माना जाएगा। यह है सेक्शन 59S।
आगे बेटा 59T, ये है कि सूट्स फॉर कंपनसेशन फॉर रॉन्गफुल डिस्ट्रेंट एंड अपील्स। इसमें यह बात होती है कि अगर गलत फसल जो है ना कुर्क कर ली, आमतौर पर तो ये होता है कि रजिस्ट्रार या कलेक्टर का जो कोई हुक्म होता है उसके खिलाफ अपील नहीं होती। लेकिन अगर कोई बात का ऐसे होता है कि दो भाई हैं, उनकी जमीन इकट्ठी है, एक भाई ने पैसे लिए हैं, वो सोसाइटी का मेंबर है, जबकि दूसरा भाई जो है सोसाइटी का मेंबर नहीं है। अब जो दूसरा भाई है वो दावा दायर कर सकता है, वो कह सकता है कि जनाब आप मेरा हिस्सा अलहदा करें, मेरा हिस्सा ना पूरा कर रहे हैं। अगर आपने करना है तो पहले आप इसका हिस्सा अलहदा करें और उस हिस्से को जो है ना वो आप पूरा करें, ठीक है, और उसी को जो है ना वो आप पहले फरोख्त करें। उसके खिलाफ जो है ना वो अपील दायर कर सकता है, याद रखें। ये 59T है। सर अगर फरोख्त गलत हो जाए तो कार्रवाई हो सकती है? रिजवान अकरम साहब, डिस्टॉर्शन, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट यू से। जो आपने कहा है मैं समझ नहीं सका, आपकी आवाज जो है ना वो बिल्कुल डिस्टॉर्ट हो रही है। अगर मेरी आवाज डिस्टॉर्ट हो रही है तो मुझे अभी बताएं सारे। अच्छा, सेक्शन T ये है बेटा कि अगर ऐसी जायदाद है जिसमें मुश्तरका 2-3 लोग हैं, लेकिन उनमें से एक जो ना मेंबर है उसी ने कर्जा लिया है, तो जो मुश्तरका है वो इस बात का दावा दायर कर सकते हैं कि जनाब पहले हम हमारा हिस्सा अलहदा करें, उस हिस्से के बाद जो इसका हिस्सा है आप उसको कुर्क करें, हमारे हिस्से को कुर्क ना करें। ठीक होगी बात? ये 59T है, आसान सी बात है जी। आगे 59U, इसमें वही बात जो मैंने आपको पहले बात बता दी थी कि सबसे पहले जो गवर्नमेंट का हक होगा वो पे किया जाएगा। यदि आपने जायदाद कुर्क कर ली, उसको सेल भी कर दिया, सेल करने के बाद उसकी जो प्रोड्यूस है, जो जो उसकी रकम वगैरह आई है, आपने कर्जे वगैरह के लिए जो ना अदा भी कर दिया, लेकिन कर्जा अदा करने से पहले पहले आपने इस बात को भी अपने मद्देनजर रखना है कि क्या ऐसे शख्स ने गवर्नमेंट के कोई पैसे तो नहीं देने, यानी आबियाना या मालिया वगैरह मामला वगैरह तो पे नहीं करना। अगर पे करना है तो पहले वो लैंड रेवेन्यू जो है ना वो पे किया जाएगा। क्लियर होगी बात? ये बेटा आपका पूरा चैप्टर जो है ना इसमें आज हो गया है, लेकिन आज मैंने आपको एक और चैप्टर जो है ना वो करवाना है। अनाम साहब, नहीं नहीं, अभी एक और चैप्टर जो है ना वो करवाना है बेटा। मैंने चैप्टर जो है ना ये आपको आज खत्म करवाना है, ये जो 60। अगर आप कहते हैं बस तो फिर मैं बस कर देता हूँ, याद रखें। नहीं सर, करा लें। बस कर दें? नहीं सर, करा लें। सर करवा दें, इसको करवा दें। सर आगे इतने सारे दिन है, सिर्फ 2 डेज ही होती है क्लास, फुल वीक तो नहीं होती, आगे पूरा वीक होता है। सर प्लीज करा दें। यस सर करवा दें, अभी हम लोग के रूल्स भी रहते हैं, हिस्ट्री भी पढ़नी है। बेटा आप पार्टिसिपेंट्स की आवाज जो है ना मुझे बिल्कुल किस समझ नहीं आ रही, डिस्टॉर्शन आ रही है बहुत ज्यादा। ये समझ नहीं आ रही कि आपकी तरफ से या मेरी तरफ से। अगर मेरी आवाज आपको समझ आ रही है तो मैंने आपसे जो लफ्ज कहे यहाँ पे कि बस कर दे, तो आपने कहा बस कर दें। ये बेटा आप कह रही हैं कि सेक्शन करवा दें, तो देख लें ये सेक्शन 60, ये बड़ा बड़ा सेक्शन है ये जुर्मानों वाला। सर करवा दें, फुल वीक तो क्लास नहीं होती, सिर्फ 2 डेज ही होती है, आगे फिर वीक होता है, काफी दिन होते हैं। अब करवा दें, इतना सिलेबस है, वो रूल्स भी है, हिस्ट्री भी है। सर नेक्स्ट वीक कर लेंगे, क्योंकि अब जो सेक्शंस है वो टफ हो रहे हैं, पहले सेक्शंस जो इनिशियल थे वो आसान थे। 59E, यस सर, और समझ भी कुछ नहीं आ रहा, इतना एक चैप्टर तो आज कंप्लीट कर लिया है ना। ये नहीं है कि क्लास नहीं होती, बट हमें उसको अंडरस्टैंड भी तो करना है ना। सर को आवाज सुनाई नहीं दे रही किसी की भी, आप चैट बॉक्स में लिख दें। ये सर ने अच्छा किया है। आवाज क्लियर हुई है? आवाज क्लियर है मेरी?
चलिए बेटा, ज्यादा जो है ना वो कह रहे हैं कि सर बस कर दें। रिजवान अकरम साहब, आपका माइक तो ऑन है, लेकिन आप जो है ना वो कुछ कहना चाहते, कुछ कह नहीं रहे। सर आवाज आ रही है आपको? रिजवान अकरम साहब, बिल्कुल आवाज डिस्टॉर्ट कर रही है, बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि आपने क्या कहना चाह रहे हैं। शुक्र है सर जी, फिर मैंने कहा से बस करना था। अब बोले। सर अब आवाज आई? आवाज डिस्टॉर्ट कर रही है रिजवान अकरम साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही। सर चैट बॉक्स में लिख दिया है मैंने। रिजवान अकरम साहब, डिस्टॉर्ट कर रही है आवाज, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड। वैसे आज हमने सेक्शन से काफी पढ़ लिए। वो आज आपने तकरीबन 24 सेक्शन किए हैं, 23-24 सेक्शन। सर आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी बेटा। जी सर। सर फिर अगर आगे निकले तो सर मेरे पॉइंट क्लियर कर दें। बेटा सर आपने 59L। बेटा आवाज नहीं क्लियर, आवाज डिस्टॉर्ट कर रही है बेटा। सर अब आवाज आ रही है? बिल्कुल आवाज नहीं आ रही बेटा, आवाज डिस्टॉर्ट है। मिसबा आप चैट में लिख दो क्वेश्चन जो सर से करना है ना, क्योंकि सर को किसी भी आवाज नहीं सुनाई दे रही। रिजवान अकरम साहब, some problem lies with you, either with me. There is too much distortion in the sound and I could not understand what each participant is saying. I am unable to understand. सर आपको आवाज आ रही है? जी बेटा, थोड़ी सी आवाज आई है आपकी, सिर्फ कि आपको आवाज आ रही है, ये बात नहीं समझ आई है मुझे। सर सारे कह रहे हैं कि आप इसको नेक्स्ट टाइम कर लें, क्योंकि नेक्स्ट टाइम सेक्शन जो है वो लेंथी होगा सर। सॉरी, distortion, too much distortion. इसको लगा के देखें, शायद से लेकिन मुरीद मेरी आवाज तो जा रही है यार, मेरी आवाज तो जा रही है। आपकी तो बहुत आ रही है। वो वाईफाई के पास में बैठे हो, ये भी हो सकता है। तो उन्होंने ना अपना मोबाइल डाटा ऑन करके ना लैपटॉप के साथ अटैच किया था, इसको सब। जी बेटा, आवाज आ रही है? यस जी सर। सर आपको आ रही है आवाज? आप बेटा अब तो मैंने जो है ना वो अपना वो भी चेंज कर लिया है, लेकिन जो है ना वो आवाज नहीं आ रही। पेरिशेबल गुड पे ऑन द स्पॉट पेमेंट होती है। पेरिशेबल जो सब्जियां होती हैं, अगर भैंसे को दूध पूरा कर लिया गया है तो ये पेरिशेबल अशिया जितनी भी हैं वो ऑन द स्पॉट जो है ना वो उसकी जो है ना वो करनी होती है, उसको ऑक्शन पे लेके पेमेंट करनी होती है। अच्छा बेटा, ये जो है ना वो आपको मैं सेक्शन जो है ना वो सेक्शन 60 चले बेटा, इसको नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है ना नेक्स्ट में करेंगे, ठीक है। लेकिन बेटा इस तरह जो है ना एक और, आई रिक्वेस्ट यू टू प्रिपेयर योरसेल्फ थॉरोली। इंशाल्लाह अगला जो लेक्चर होगा उसमें आपको थोड़ी सी मैं हिस्ट्री को भी टच करूंगा, याद है। पहला जो है ना पहले आधा घंटा हिस्ट्री होगी और आधा घंटा हिस्ट्री के बाद जो है ना वो ये आप जो है ना वो मैं आपको इंशाल्लाह जो है ना ये उसके बाद जो है ना ला शुरू कराऊंगा उस दिन। नेक्स्ट में सबसे पहले जो है ना वो आपको हिस्ट्री जो है ना वो आधा घंटा कोऑपरेटिव हिस्ट्री के बारे में जो है ना आपको बताऊंगा। ओके।
ओके बेटा जी, थैंक यू सो मच। सी यू नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। Till then, Allah Hafiz.